Welcome to this series of lectures which is for Diploma of Pharmacy फर्स्ट ईयर। और आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 which is also known as inorganic chemistry. So and after that in second year we will study about the organic chemistry. तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके सिलेबस में हमें क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सो इन दिस सब्जेक्ट सिलेबस वी हैव टू कवर दीज गिवन टॉपिक्स जो कि इस स्लाइड में दे रखे हैं। तो जो हमारे पास है, जैसे कि सबसे फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है इंट्रोडक्शन चैप्टर, दैन कम द एसिड बेसिस एंड बफर चैप्टर, फिर उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट्स, gastrointestinal agents, topical agents, antimicrobial and astringents. Then other chapter is dental products. फिर आता है हमारे पास respiratory stimulants, expectorant and emetics, antidotes, major intra and extracellular electrolytes. Then come the inorganic official compounds. फिर हमारे पास है radiopharmaceuticals and contrast media. Next chapter is quality control of drugs and pharmaceuticals. Then comes the identification test chapter. So let's start this with our first chapter, that is the introduction. हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें कुछ बेसिक नॉलेज दी गई है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें जो हमें जो मेन टॉपिक्स, जो हमारी डेफिनेशन है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है क्या, उस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, उसके क्या डेफिनेशन है, तो वो हम देखेंगे। फिर हमें जब हम फार्मेसी के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें ये वर्ड बहुत बार सुनने में आता है फार्माकोपिया, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि फार्माकोपिया क्या होता है। देन देयर इज़ अ वर्ड दैट इज़ मोनोग्राफ, तो हम ये देखेंगे कि मोनोग्राफ क्या होती है। सो दिस इज़ द कंटेंट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेडिसिन। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एक वो ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारी ड्रग है, वो जिस भी कंपाउंड से बनी है वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड का बेसिक मटेरियल्स क्या है, उन कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उन कंपाउंड के क्या रिएक्शंस हैं, वो कंपाउंड्स बेसिक कौन सी एटम्स से बने हैं, उनके क्या रिएक्शंस होंगे, उनके क्या यूजेस होंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, दैट ऑल कम अंडर दिस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी आगे कुछ सब ब्रांचेज हैं क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, उसको हमने कुछ मेन सब ब्रांचेज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर में, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो ब्रांच है वो हम स्टडी कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन कम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच वी विल स्टडी इन द सेकेंड ईयर ऑफ दिस डिप्लोमा फार्मेसी। देन कम द मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिर है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री और देन इज द फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये सारी की सारी केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं ये सब मिल के बनती है हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो जो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वो क्या है। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्चुअली में एक वो सब्जेक्ट या वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि स्टडी करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो उस कंपाउंड को बनाने की मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की।
तो मतलब कोई भी ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम अपनी फार्मेसी में ड्रग्स के तौर पे यूज़ करेंगे, उनकी क्या से प्रिपरेशन होती है, उनके क्या मेथड्स हैं, उनके क्या यूजेस हैं, वो सब हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो जो ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको स्टडी करते हैं हम इस सब्जेक्ट में, वो हम आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल एड्स, थेराप्यूटिकल एजेंट्स या डायग्नोस्टिक एजेंट। अब ये जो वर्ड है फार्मास्यूटिकल एड्स, वो क्या है? फार्मास्यूटिकल एड, दैट मीन्स एड मीन्स हेल्प, फार्मास्यूटिकल मीन्स इन फार्मेसी। तो ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमारे फार्मेसी में हेल्प करते हैं हमें, उनको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, एसिड्स, बफर्स, बेसिस एक्सेट्रा। जो हम कोई ड्रग्स बनाते हैं उन सब में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये चीज़ें उन ड्रग को, मेडिसिन को बनाने में हेल्प करती हैं। तो दैट इज़ व्हाई वी कॉल देम फार्मास्यूटिकल एड्स। फिर आती है हमारे पास थेराप्यूटिकल एजेंट्स। थेराप्यूटिकल एजेंट मीन्स, थेराप्यूटिक मीन्स हीलिंग, किसी चीज़ को ठीक करना। तो ऐसे एजेंट्स, ऐसे इनऑर्गेनिक एजेंट्स जो एज ए थेराप्यूटिक एजेंट यूज़ होते हैं, वो भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जिनको हम अपने स्किन सरफेस पे यूज़ करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस। देन कम द डेंटल प्रोडक्ट्स। फिर है हमारे पास एंटासिड्स जिनको हम एसिडिटी में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एमेटिक्स, एंटीडोट्स। ऐसे बहुत सारे एजेंट जो हमारी बॉडी में कोई भी हीलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं थेराप्यूटिकल एजेंट्स। फिर हमारे पास आते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, वो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस जो हमें किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने में, हमें ये पता करने में कि हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज़ है, कुछ डिजीज़ है या क्या है, वो उनको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक एजेंट। और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में हमारे आ जाते हैं जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें किसी डिजीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ द रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे इस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमारे पास है एक वर्ड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे फार्मेसी सब्जेक्ट, दैट इज़ फार्माकोपिया। हमारे फार्मेसी फील्ड में फार्माकोपिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो फार्माकोपिया एक ऐसी टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड से आई है, जिसका मीनिंग है, जो कि दो वर्ड्स से मिलकर बनता है। एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोन, जिसका मीन है ड्रग, मेडिसिन, दवाई। और सेकंड है पोयोस, जिसका मीन है टू मेक, बनाना। सो बनाना मतलब किसी चीज़ को बनाना, प्रिपेयर करना। तो जब ये दोनों वर्ड मिलते हैं, फार्माकोन और पोयोस, तो वर्ड बनता है फार्माकोपिया। तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के जो फार्माकोपिया का मीनिंग निकलता है वो ये है कि कोई भी ऐसे फॉर्मूला और ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि रिक्वायर्ड है टू मेक अ ड्रग, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया मीन्स एनी फार्मूला और एनी स्टैंडर्ड दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग। कोई ऐसा फार्मूला जो कि ज़रूरी है ड्रग बनाने के लिए। फार्माकोन मीन्स ड्रग, पोयोस मीन्स मेक, तो मतलब टू मेक अ ड्रग। तो फार्माकोपिया इज एनी फार्मूला और स्टैंडर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग। सो फार्माकोपिया, इट इज़ अ ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग्स प्रिपरेशन। तो हर एक कंट्री कुछ फार्माकोपियाज को फॉलो करती है, मतलब एक ऐसी ऑफिशियल बुक को फॉलो करती है जिसके अंदर वो सारे स्टैंडर्ड्स, मेथड्स प्रिपरेशन के, ड्रग बनाने के उस बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो उन बुक्स को जो कहते हैं हम फार्माकोपिया। और उन बुक्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अलावा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी, उसकी प्योरिटी, स्ट्रेंथ फॉर ड्रग इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंट्री। So it is the official book of standard for drugs prepared by any country or any regulatory body to specify the standard of
identity, purity and strength for drugs imported, manufactured or distributed throughout the country. So this pharmacopoeia, this book Pharmacopoeia, it provides a collected list of drugs along with the directions for making preparation from them. तो ये वो बुक है जिसके अंदर ड्रग्स की एक लिस्ट दी गई होती है कि हम उन ड्रग्स को कैसे बना सकते हैं और उन ड्रग्स से जो हम प्रिपरेशन बनाएंगे वो हम कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए डायरेक्शंस दी जाती हैं। उस बुक को हम बोलते हैं फार्माकोपिया। जैसे हमारे इंडिया में जो भी हमारे इंडिया में ड्रग्स बनती हैं, drug manufactured in India have to be labeled with mandatory non-proprietary name with the suffix IP. IP means Indian Pharmacopoeia. तो जो हमारे इंडिया में ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने के लिए या जिस बुक में ड्रग लिस्ट ऑफ ड्रग्स दी गई हैं उनको हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। तो जितनी भी नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग्स इंडिया में बनते हैं उनके आगे हमें IP लगाते हैं, उनके सुफिक्स में, उनके बाद IP लगता है। तो इट इज़ अ बुक दैट कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स एंड पब्लिश बाय अ ऑथोराइज्ड बॉडी। तो फार्माकोपिया एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है फार्मेसी प्रोफेशन में, जिसमें कि दवाइयों को बनाने के लिए, दवाइयों से जो प्रिपरेशन बनती है उनको बनाने के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं, आइडेंटिटी टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट, वो सब इसमें मेंशन है। के बारे में कि वो जो है प्रोडक्ट वो बहुत वेरी सॉल्युबल है, फ्रीली सॉल्युबल है या स्पेरेंटली सॉल्युबल है, उसके बारे में। तो जो वेरी सॉल्युबल है दैट मीन्स उसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, या फ्रीली सॉल्युबल मीन्स इजीली सॉल्युबल है, स्पेरेंटली सॉल्युबल उसके कुछ अमाउंट सॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबिलिटी के बारे में है कि वो कंपाउंड कितना सॉल्युबल है। फिर उसके अलावा मोनोग्राफ में और क्या गिवन होता है, मोनोग्राफ में गिवन होती है इम्प्योरिटीज़ के बारे में कि उस कंपाउंड में कितनी पोटेंशियल इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, सो दैट कि जब हम आगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करें या इम्प्योरिटी टेस्ट करें तो उनमें हम उन इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने में हमें ईजी हो जाए। फिर है उस मोनोग्राफ में उस कंपाउंड की स्टोरेज के बारे में कि हमें उसे कैसे स्टोर करना है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है कि उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन या हवा ना जाए, या फिर हमें ऐसे कंटेनर में स्टोर करना है जिसको हमें लाइट से प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट आती है उसमें लेबलिंग कि हम उस कंपाउंड को जब हमने बना लिया, पैक कर लिया, उसके बाद उसको लेबल कैसे करना है, उसके जो हमारा कार्टन है उसको ऊपर क्या लिखना है। फिर हमारे पास आता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड के बारे में कि एक सब्सटेंस इज नॉट ऑफ फार्माकोपियल क्वालिटी अंटिल इट कंप्लाइज विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड अंडर स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कि ये कंपाउंड जो है इसको ये स्टैंडर्ड को मैच करना है। अगर वो उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है तो वो कंपाउंड एक ऑफिशियल कंपाउंड नहीं है। फिर हमारे पास आती है एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ कि जो हमारा इन डिफाइनिंग स्टैंडर्ड द एक्सप्रेशन परसेंटेज इज यूज्ड, तो हम परसेंटेज यूज़ करते हैं विद दिस गिवन एक्सप्रेशन के साथ, जिसमें है नंबर 1 परसेंटेज W/V, दैट मीन्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब है इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, कि कितने ग्राम सोल्यूट इन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट में डिज़ोल्व होता है, मतलब 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व होंगे, दैट इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। फिर है हमारे पास परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि कितने ml लिक्विड सॉल्यूट है जो हमारा, उसके कितने ml जो है वो हमारे 100 ml प्रोडक्ट में डिज़ोल्व होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, मीन्स नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितने सॉल्वेंट जो है वो हमारे कितना ml सॉल्वेंट का हमारा जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट में प्रोडक्ट में डिज़ोल्व।
Then come the percentage weight by weight, means number of grams of solute in 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सभी चार जो मेथड हैं ये किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। सो ये थे हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जिसमें हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है चैप्टर वो स्टार्ट होता है, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड बफर्स। तो इस चैप्टर में हम जो कंटेंट है जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक्स, वो है सबसे पहले कि एसिड और बेस क्या होता है, ठीक है, उसका ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट मतलब बेसिक कंसेप्ट में हम एसिड और बेस किसको बोलते हैं। फिर आता है एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, देन कम्स ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट, फिर है हमारे पास लुईस कंसेप्ट, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट बफर्स, देन व्हाट इज पीएच स्केल, फिर हम पढ़ेंगे हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन के बारे में, फिर हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी यूजेस, उनकी इनकम्पैटिबिलिटीज़, इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि बॉरिक एसिड के बारे में, हाइड्रोक्लोराइड एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑफिशियल बफर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, एसिड बेसिस एंड, जिसका टेस्ट जो है वो सोर होगा, खट्टा होगा, दैट इज कॉल्ड एसिड। एक बेसिक कंसेप्ट है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, दैट इज जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ थ्योरी। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट सॉर है हम उसको एसिड बोलते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। तो मतलब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका पीएच जो है वो -7 होता है इनको हम एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है इनका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। तो एसिड क्या है, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सॉर है, जिनका जो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड सॉल्ट बनाते हैं, जिनका pH <7 होता है, वी कॉल देम एसिड। एंड नेक्स्ट कम द बेस, कि बेसिस क्या होता है। सो बेस क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच हैज बिटर टेस्ट। तो ऐसा सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर है, कड़वा है, हम उनको बेस बोलते हैं। और जो रेड लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बेस। और जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं, हम उनको बेस बोलते हैं। और जिनका pH मोर देन 7 है, हम उसको बेस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, व्हाट इज एसिड, जिनका टेस्ट सोर है, और व्हाट इज बेस, जिनका टेस्ट बिटर है। और जो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एसिड। और जो लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज बेस। और जिनका pH <7 है वो एसिड है, जिनका pH मोर देन 7 है वो बेस है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अ बेस। सो नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड कंसेप्ट, दैट इज द आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी, दैट इज फॉर एसिड एंड बेस। तो इन 1887 में साइंटिस्ट थे सेवंते आर्हेनियस, उन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, उन्होंने मतलब ये थ्योरी दी थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिफाइंस एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो इस थ्योरी में क्या बताया है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस या एसिड्स और बेसिस हो, जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उनमें कैसे आयंस फॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। तो इस थ्योरी को हम आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रॉन डिसोसिएशन थ्योरी भी कहते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू दिस Arrhenius concept, एसिड क्या है? Any acid is a substance that can release hydrogen ion when dissolved in water. मतलब कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन आयन दैट इज H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज होता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हमने पानी में डिसॉल्व किया और उसमें से H पॉजिटिव आयन अगर रिलीज होता है दैट इज एन एसिड। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कि जब हमने HCl को वाटर में रिएक्ट किया, मिक्स किया, तो उसमें से H पॉजिटिव आयन निकले और क्लोराइड आयन निकला। तो यानी कि इस पूरे रिएक्शन में हमें क्या मिला? H पॉजिटिव आयन। तो ये सब्सटेंस क्या है? एसिड है। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे अगर उनमें से H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा तो दैट इज एन एसिड। तो आर्हेनियस का यही कंसेप्ट था कि जब हम पानी में किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करें और उसके बाद अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है तो हम उसको एसिड बोलेंगे। और बेस क्या होंगे? अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज अ हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको जब हम पानी में डिसॉल्व करें अगर उसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसमें से OH नेगेटिव आयन मतलब हाइड्रोक्सियल आयन रिलीज होता है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वो सब्सटेंस बेस कहलाएगा। तो एनी सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज हाइड्रोक्सियल आयन OH नेगेटिव दैट इज नोन एज बेस। तो एग्जांपल है हमारे पास कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, उसमें से हमें मिला Na पॉजिटिव मीन्स सोडियम आयन और OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्सियल आयन। तो ये हमारा कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में हम जो डालेंगे तो अगर उनको पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसमें से H पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोजन आयन निकले तो वो एसिड होते हैं और अगर उनमें से OH नेगेटिव आयन निकलता है तो वो बेस होते हैं। तो ये था एक आर्हेनियस कंसेप्ट। फिर उसके बाद हमें क्या होता है कि हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन रिलीज हुए हैं पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो कंबाइन करके हमें बनाते हैं वाटर एंड सॉल्ट। जैसे कि HCl यानी कि एसिड ले लिया आपने और दूसरी तरफ बेस ले लिया, उन दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है तो एक सॉल्ट बनता है जैसे कि यहाँ पे NaOH बना और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनमें से वाटर रिलीज होगा और एक सॉल्ट बनेगा। सो दिस इज द आर्हेनियस कंसेप्ट बट देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। इसके थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी। तो जैसे कि नंबर 1 है कि इट इज़ लिमिटेड ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन सब्सटेंस। तो मतलब इसमें ये है कि हमें सिर्फ पानी जो है मतलब वाटर जो है दैट इज़ अ असेंशियल कंपोनेंट इन दिस कि अगर हमारे पास जो भी हमने जिसको भी चेक करना है एसिड और बेस वो एक एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए तभी हमें पता लगेगा कि वो एसिड और बेस है। मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट इज मस्ट। तो अगर कोई सॉलिड कंपाउंड है हम उसकी एसिड और बेस की चेक नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। नेक्स्ट इज कि द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मतलब कि अगर कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट है जैसे कि हमारे पास बेंजीन आता है तो अगर हमारे पास वाटर के अलावा कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं तो हम उनके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इन एब्सेंस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है बेसिसिटी ऑफ एमोनिया क्योंकि अब एमोनिया जो है NH3 जो है वो एक बेसिक कंपाउंड है मतलब वो एक बेस है पर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो एक बेस है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट बेस वो होंगे जिसमें से OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें। पर जब एमोनिया के केस में हम ऐसा देखते हैं तो उसमें कभी भी OH नेगेटिव आयन रिलीज नहीं होता पर फिर भी वो एक बेस की कैटेगरी में आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एमोनिया जो है वो बेस कैसे है। इसी तरह कुछ कंपाउंड्स हैं
जैसे BF3 और एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हम उसको भी हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि उनको जब हम वाटर में डालते डिज़ोल्व करते तो उसमें से भी H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं होता, मीन्स हाइड्रोजन आयन रिलीज़ नहीं होता, फिर भी वो एसिड की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। तो हम ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस आर्हेनियस कंसेप्ट कि एल्युमिनियम क्लोराइड और BF3 क्लोराइड जो है वो कंपाउंड जो है वो एसिड कंपाउंड कैसे। तो ये कुछ लिमिटेशन थी इस कंपाउंड की। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अदर कंसेप्ट्स ऑफ दिस एसिड एंड बेस बफर, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस। सो सी यू।